आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9 के अंदर साइंस में अपना चैप्टर। एक बिल्कुल नया चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। पुराने वाले एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका 11 है, और जिस भी बच्चे के पास नया वाला एनसीईआरटी बुक होगा उसमें आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर आपका 10 हो चुका होगा। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री के अंदर वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया था। इसी वजह से नए वाले बुक में चैप्टर नंबर आपका 10 हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 है या 11 है उससे मतलब नहीं है, दोनों के अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सब है, बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, थोड़ा बहुत बताना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं कि चैप्टर नंबर उसमें 10 है, इसमें 11 है, ये क्या हो गया। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर आपका 11 होगा ये, और जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें आपका ये चैप्टर नंबर 10 हो चुका होगा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, सभी में सेम चीज़ है आपका। तो चैप्टर का नाम है आपका वर्क एंड एनर्जी। देखो, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को वर्क और एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को वर्क, एनर्जी एंड पावर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा आपको पावर के बारे में भी डिस्कस करना है। तो यदि कोई आपके सामने अचानक बोल दे वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो कहने का मतलब है वो इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं इसका झलक, क्योंकि लास्ट में हम लोगों को बेसिकली पावर के बारे में भी डिस्कस करना होता है। तो कहा गया, हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब भी होता है हमारा पावर। तो बेसिकली हम लोग इसमें पावर पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर पूरा एकदम अपना ध्यान रखेंगे। पहला होगा आपका वर्क, दूसरा होगा एनर्जी, और तीसरा होगा आपका पावर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। बहुत ही चैप्टर छोटा है फिजिक्स, हालांकि चैप्टर तो आपका फिजिक्स का है, लेकिन आपने जो पढ़ा चैप्टर, अपना मोशन पढ़ा, आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, ग्रेविटेशन आपने पढ़ा, ये सब चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, लेंदी भी था, थोड़ा सा बहुत लंबा था, टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन ये चैप्टर ना बहुत ही आसान के साथ साथ बहुत छोटा भी है, और इसमें न्यूमेरिकल भी उतने टफ नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल भी इसका आसान होता है, और बहुत कम भी है आपके बुक में। तो क्योंकि ऐसा इसलिए भी है ना, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत कुछ समझना नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसमें फॉर्मूला बहुत कम है, इसीलिए आपको इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। फिजिक्स में सबसे बड़ा सर दर्द क्या होता है? न्यूमेरिकल, और वही इसमें आपका कम है, तो अच्छा बात है आपके लिए, एक बेनिफिट आपको मिल गया इसमें। चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, और पावर ही बोला जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा गया है, और कुछ देर तो मतलब कुछ समय तक तो फिलहाल हम लोग अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर इसमें क्या है, क्या बात कहा गया है, आखिर चैप्टर के ऊपर क्या डिस्कस करना है हम लोगों को, पूरा यही सब चीज़ चलेगा। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में कहा जा रहा है, ह्यूमन बींग्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज लाइक जंपिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है कि हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान अपने एवरीडे लाइफ में अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हमारा एक्टिविटी खेलना हो गया, गाना, पढ़ना, लिखना, कुछ सोचना, जंपिंग करना, या फिर साइकिल चलाना, या फिर दौड़ना, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में, रोजमर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के कामों को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या नया बात है। टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स नीड एनर्जी, एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड विच वी ईट। कहने का मतलब, ये जो हम लोग अलग अलग कामों को परफॉर्म करते हैं, इसके लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए, बिल्कुल एनर्जी चाहिए। क्या एनर्जी के बिना आप ये काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए कि आप 24 घंटे से भूखे हैं, और 24 घंटा भूखा रहा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग फास्टिंग भी तो करते हैं ना। तो 24 घंटे से मान लीजिए कि आप भूखे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे एक दिन आप पूरी तरीके से भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया है। ऑब्वियस ही बात है, अगले दिन आप जैसे ही सुबह होगा, आप क्या चाहोगे? सबसे पहले हमको खाना मिले, क्योंकि आप बहुत भूखे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई खाना नहीं दिया और कहा कि आप पहले ग्राउंड का 10 चक्कर दौड़ के आओ, फिर आपको खाना देंगे, आप दौड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि आपके अंदर अब एनर्जी बचा ही नहीं। एनर्जी रहता तो ऑब्वियस सी बात है आप 10 या 20 चक्कर दौड़ जाते, लेकिन आपके पास एनर्जी है ही नहीं, तो आप एक चक्कर भी मुश्किल से दौड़ पाएंगे। दौड़ते दौड़ते पता चला आप बीच में गिर गए, है ना, तो फिर आपको उठाने के लिए आएंगे लोग। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी को करने के लिए हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारा एनर्जी। और एनर्जी जो आता है वो हमारे भोजन से आता है, जो हम लोग अपना खाना खाते हैं। ठीक है, देखो
बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी पता है क्या है? आपका खाना, एकदम आपके घर का खाना, जो प्योर आपके घर में जो आपके मम्मी लोग बनाती है ना, वो बेस्ट फॉर्म है एनर्जी का। हालांकि एनर्जी आपको बादाम से भी मिलता है, आपको हॉर्लिक्स से भी मिलता है, च्यवनप्राश से भी मिलता है, बॉर्नविटा से भी मिलता है, एप्पल से, मतलब बनाना, जो भी आप फल फूल खाते हो सबसे एनर्जी मिलता है। लेकिन बेस्ट फॉर्म क्या एनर्जी का? आपका एकदम आपका घर का खाना, उससे एनर्जी भी मिलता है आपको, और एक तरीके से आप अपना ना मतलब हेल्दी जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ना हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है, वो देश दुनिया हम लोगों से ज़्यादा देखे हुए हैं। उनको पता है कि बाहर का खाना 2-4 दिन आपके फायदेमंद के लिए हो सकता है। जैसे जो बाहर का खाना मतलब जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीज़ अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। देखो आपने ना, एक चीज़ आपको बताते हैं, कभी आपने गौर किया, जो चीज़ अच्छा लगता है ना, उसका उतना बेनिफिट आपके बॉडी पे नहीं मिलता है। जैसे आपको बर्गर अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, चाउमीन अच्छा लगता है, चाट अच्छा लगता है, ये सब चीज़ स्वाद में बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा स्वाद रहता है। लेकिन आप इसका कम से कम 2-4 बेनिफिट हमको गिना दो कि इसका बॉडी पे ये चीज़ होता है, इसके खाने से बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जितने भी बेस्वाद खाना है ना, वो सब आप खाओ, उससे आपको प्रोटीन बहुत मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करेला बिल्कुल, शिमला मिर्च, साग, है ना, ये सब चीज़ थोड़ा कड़वा होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सब एनर्जी और प्रोटीन से भरा हुआ होता है। खैर ये सब तो अलग बातें हो गए, अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको? अपने भोजन से मिलेगा, जो अपना भोजन आप खाते हैं। Animals also perform several activities like jumping, running, fighting, moving away from enemies, lifting weights, carrying loads, pulling carts, plowing fields, etc. एनिमल का तो बात होना ही चाहिए भाई, ह्यूमन बींग का हो गया, अब एनिमल का बात देखते हैं। एनिमल भी अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एनिमल भी जंप करते हैं, जंपिंग वो भी लोग करते हैं, रनिंग दौड़ते वो भी हैं, फाइटिंग यानी कि एक जानवर दूसरे जानवर से लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम एनिमीज, कोई दुश्मन पीछे पड़ गया, जैसे बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ गया मान लो, तो कितना स्पीड से भागता है देखते हो, एकदम छोटा सा बिल से पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है। तो भाई वहाँ पे एनर्जी लग रहा है। लिफ्टिंग वेट्स का मतलब हो गया कि बैल, जैसे आपका बैल जो बैलगाड़ी खींचता है, वो एक वेट को ही लिफ्टिंग करना हो गया। तो कैरिंग लोड मतलब सामान, जैसे गधा, घोड़ा, ये सब अपने पीठ पे सामान लाद के, या फिर ऊँट, हाथी, ये सब क्या है? बेसिकली सामानों को लोड करने के लोग इस्तेमाल करते हैं। पुलिंग कार्ट्स, बैलगाड़ी खींचना हो उसके लिए, खेत को पूरी तरीके से कोड़ना हो, जोतना हो, बैल, ये सब आपका काम में आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि एनिमल भी अलग अलग कामों का परफॉर्म करते हैं। टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड विच दे ईट। बिल्कुल सही बात है, उसको भी कामों को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उनको भी एनर्जी वहीं से मिलेगा, बिल्कुल भोजन से, जैसे हम लोग को मिलता है। ठीक है, आगे। तो उसी प्रकार से हमारा मशीन्स है, मशीन्स ऑल्सो परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज, मशीन भी अलग अलग काम करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका सबसे, हालांकि एग्जाम्पल तो मशीन का बहुत सारा है, आपका एग्जाम्पल चलो बताते हैं। आपका कार, वो भी तो मूव कर रहा है, वो भी तो स्टार्ट है, वो स्टार्ट होगा तभी आगे मूव कर पाता है। उसको एनर्जी के तौर पे क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, पेट्रोल, डीजल, जो भी है, मतलब उसको फ्यूल चाहिए। तो मशीन्स ऑल्सो नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो उसको एनर्जी के फॉर्म पे ये सब चीज़ चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 इतने सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद यदि आपसे कोई बोले कि एक कंक्लूजन आप निकालो, आप क्या निकाल पाओगे? कंक्लूजन तो ये निकलता है कि एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो 10 वी कैन से दैट फॉर डूइंग वर्क यानी कि एक्टिविटीज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब जो भी आप काम करते हो, अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए आपको जो एक बहुत ही इसेंशियल चीज चाहिए, वो आपका एनर्जी है। बिना एनर्जी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अभी आप सुन पा रहे हैं बैठ के, क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना एनर्जी है कि आप बैठ के सुन सकते हैं। एनर्जी नहीं रहता तो बैठना क्या, आप तो आराम से देख भी नहीं पाते दूसरे चीज़ों को, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, जब आपको फीवर होता है, बुरी तरीके से आप बेड पे पड़े रहते हैं, क्या आप उठ भी पाते हो? क्या आप आराम से बोल भी पाते हो? क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि आपका एनर्जी पूरा डाउन हो चुका है उस समय पे। वही चीज़ यहाँ पे है। तो किसी भी कामों को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एनर्जी, वो होगा तभी आप कामों को कर पाएंगे। चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि एनर्जी बहुत ही हमारे लिए एसेंशियल है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। अब हम लोग आते हैं अपने इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पे, और पहले टॉपिक पे वो आपका वर्क।
ठीक है, वर्क पे आते हैं और वर्क को हम लोग बहुत ही गहराई से समझते हैं। यहीं से हमारा मेन क्लास यदि कहा जाए तो चालू होता है। अभी तक तो जो था वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। वर्क का मतलब क्या समझते हैं आप? सिंपल सा काम, किसी भी चीज़ों को करना। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये वर्क है। आप बैठ के सुन रहे हैं, ये भी वर्क है। ठीक है, रोड पे गाड़ी चल रहा है, वो भी वर्क है, वो अपना काम कर रहा है। मतलब जो भी चीज़ आपको दिख रहा है इन्वायरमेंट में, कुछ वो कर रहा है तो उस तरीके से वो वर्क है, सिंपल सा। खैर इसमें देखते हैं, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो वर्क है, आप सुन रहे हैं तो वर्क है। एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखेंगे, एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अब वो डेफिनेशन वर्क का क्या हो सकता है, देखा जाए। वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on an object and the object covers some distance, या फिर आप उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे ना, हालांकि डिस्टेंस ही लिखना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहीं पर दोनों जगह पे कुछ भी मिल सकता है। मान लीजिए कि किसी बुक में डिस्टेंस ना लिख कर डिस्प्लेसमेंट लिख दे, तो दोनों का मतलब आपको फिलहाल सेम समझना है। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होता है, आपने पढ़ा है अपने चैप्टर मोशन में, आपने पढ़ रखा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल कहीं पे इस चैप्टर में यदि डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो आपको बिल्कुल एक ही मतलब समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस, जो आपका होता है वास्तव में। लेकिन कहीं पर यदि दोनों वर्ड में से कोई एक भी मिल जाए आपको बिल्कुल सेम चीज समझना है। तो वर्क कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया। बहुत ध्यान से समझिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि आपके सामने ना एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, चट्टान है बेसिकली, बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर आप इमेजिन करो, ठीक है, फिजिक्स, बहुत सारी चीजें ना फिजिक्स में इमेजिन कर सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक पत्थर का बहुत बड़ा चट्टान रखा हुआ है, उसके ऊपर आप धक्का मार रहे हो, दोनों हाथ लगा के उसके ऊपर आप धक्का मार रहे हो, मतलब उसको धकेल रहे हो। अच्छा, धकेल रहे हैं इसका मतलब सिंपल सा क्या है? फोर्स लगा रहे हैं आप। और मान लीजिए कि आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने के वजह से वो पत्थर थोड़ा सा क्या हो गया, मूव कर गया, कुछ दूर वो ट्रैवल कर गया। तो आपके फोर्स लगाने के वजह से उस पत्थर में क्या आ गया? मूवमेंट आ गया। तब कहा जाएगा कि आपने क्या किया? वर्क किया। जैसे मान लीजिए, हालांकि अभी ना आपको आगे चलकर हैरानी होगा कि ये क्या हो गया, ये वर्क नहीं कहलाएगा, आगे आपको मिलेगा, अभी बता देंगे ना, तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कब कहेंगे कि वर्क हो गया, काम हो गया, कब कहेंगे? तब कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओ और आपके फोर्स लगाने के वजह से उसमें कुछ मूवमेंट आ जाए, कुछ वो दूरी तय कर ले, कुछ दूर वो मूव कर जाए, तब हम कहेंगे कि हमने कुछ वर्क किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गया? प्रॉपर डेफिनेशन हो गया कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम कब कहेंगे कि वर्क हमने किया? तब कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओ और आपके फोर्स लगाने के वजह से वो मूव करने लग जाए, कुछ दूरी वो तय कर ले, तभी जाकर हम कहेंगे कि हमने वर्क किया, हमने काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, हालांकि हमारा मेन टॉपिक तो वर्क है, लेकिन इसके अंदर ना छोटा छोटा 2-3 टॉपिक आपको इसमें मिलेगा। उसमें से सबसे पहला जो छोटा टॉपिक है वो है आपका नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। कहने का मतलब क्या है इसका? इसका कहने का मतलब ये है कि आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत आप करते हैं, इसके बावजूद भी आपने कोई काम नहीं किया। स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने बहुत काम किया, लेकिन काम करने के बावजूद फिजिक्स कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया है। अब आपको ना सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये क्या आप बोल रहे हो, हमने बहुत काम किया, हमने बहुत वर्क हार्ड किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिजिक्स उसको काम समझता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी आपको कुछ बातें बताएंगे ना, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या हो सकता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला, इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, सपोज करो कि मान लो आप एक घंटे में 5, मतलब एक दिन में आप 5 घंटा पढ़ते हो। ठीक है, आप एक दिन में 24 घंटे में आप 5 घंटा पढ़ते हैं। एक तरीके से आपने क्या किया? मेंटल काम किया। मेंटल मतलब अपना कुछ दिमाग वाला काम। आप देखो, पढ़ना क्या है? एक तरीके से मेंटल वर्क है, एकदम पूरा दिमाग वाला काम है, पूरा दिमाग का खेल है। आपने 24 घंटे में 5 घंटा आपने क्या किया? पढ़ाई किया। तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं? हमने आज कुछ काम किया, हमने आज कुछ वर्क किया। वर्क क्या था आपका? 5 घंटा स्टडी।
ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कुछ फिजिकल वर्क भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आराम से एकदम बैठे हुए हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका फिजिकल वर्क है। कहने का मतलब हमने वहाँ भी काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 पॉइंट अभी हम आपको बताएंगे, फिर आपके सामने ना एक बहुत ही बड़ा खुलासा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। बट इन फिजिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इज क्वाइट डिफरेंट। मतलब मान लीजिए कि आप 10 घंटे 15 घंटे से लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने इसको क्या बोल दिया, वर्क बोल दिया। लेकिन फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जिसको हम लोग वर्क समझते हैं ना, फिजिक्स उसको वर्क समझता ही नहीं है। लेकिन फिर इसमें है क्या नया चीज, वो देखो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन फिजिक्स बाय टेकिंग सम कॉमन एग्जांपल्स। तो फिजिक्स में यदि आपको वर्क समझना है कि फिजिक्स में वर्क क्या होता है, तो आपको कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे, उसको गहराई से समझना पड़ेगा, फिर जाके आप समझ पाओगे कि फिजिक्स में वर्क होता क्या है। ठीक है, देखिए एग्जांपल आपका यहाँ पे क्या है। सपोज वी आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक बट द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट। यानी कि मान लीजिए कि आप के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, चट्टान। उसी तरीके से मान लीजिए जो हमने एग्जांपल दिया था कुछ देर पहले, आपके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान रखा हुआ है। आप उस चट्टान को वहां से हटाने के लिए बहुत जोर से फोर्स लगा रहे हैं, बहुत जोर से ताकत आप लगा रहे हैं, लेकिन वो पत्थर वहां से हिल नहीं रहा, वहां से जरा सा भी मूव नहीं कर रहा। आपने पूरा एफर्ट लगा दिया अपना, वो मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है, इन दिस केस वी हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द रॉक। तो फिजिक्स ये कहता है, देखो नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग क्या कहेंगे, हम ह्यूमन बीइंग मान लीजिए कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान रखा हुआ है, तो और उसमें हम 12 घंटा से लगातार मेहनत कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, मूव करने के लिए, लेकिन वो मूव किया नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, यार हमने बहुत काम किया लेकिन ये नहीं हिला, वहां से टच से मस नहीं हुआ। हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि यार हमने बहुत काम किया लेकिन ये हिला नहीं। लेकिन फिजिक्स कहता है ना कि आपने जरा सा भी काम नहीं किया। सोचो, क्या आपको इसमें गुस्सा नहीं आएगा? आपने बहुत काम किया लेकिन कोई आके आपके सामने कह दे रहा है कि आपने कुछ नहीं काम किया। ये तो वही बात हो गया ना, मतलब घर में 2 भाई है और आपने बहुत काम किया घर का, और छोटा वाला भाई आके बोलता है कि मम्मी इन्होंने कुछ नहीं किया, सब काम हमने किया, तो वहां आपको गुस्सा आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात यहाँ पे है कि आप पत्थर को वहां से हिलाने के लिए, वहां से डोलाने के लिए, उसको थोड़ा सा वहां से खिसकाने के लिए आपने 12-13 घंटे से मेहनत किया, जरा सा भी वो मूव नहीं किया। आपने तो कह दिया कि हमने काम किया 12 घंटा, लेकिन फिजिक्स कहता है ना कि आपने 1 सेकंड भी काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। कहने का मतलब है वो जरा सा भी मूव नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत कंक्लूजन ये निकाल पा रहे हैं कि फिजिक्स वर्क उसी को समझता है जिसमें थोड़ा सा क्या आ चुका हो, डिस्प्लेसमेंट आ चुका हो, यानी कि आपके मूव करने के वजह से, यानी कि आपके फोर्स लगाने की वजह से इसमें क्या आ गया हो, थोड़ा सा मूवमेंट आ गया हो, तभी फिजिक्स उसको काम समझता है, नहीं तो नहीं समझेगा। तो वही बात यहाँ पे है, आपने पत्थर को हिलाने की कोशिश तो किया, 12 घंटे से आप कर रहे हैं, लेकिन वो हिला ही नहीं। तो फिजिक्स के नज़र में आपने काम बिल्कुल नहीं किया। फिजिक्स की नज़र में काम कब कहलाता? जब वो पत्थर थोड़ा सा मूव कर जाता, तब आपका वो काम कहलाता। खैर 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको और समझ में आएगा इसमें। एक एग्जाम्पल और है इसमें। सपोज वी स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विथ अ हैवी लोड ऑन आवर हेड। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आप एक जगह पर खड़े हैं और आपने अपने सर पर 2 घंटे से बहुत भारी सामान उठा रखा है। एग्जाम्पल समझिए, आप इमेजिन करो कि आप एक जगह पर खड़े हैं और आपके सर के ऊपर 20 केजी का वजन है, आपके सर के ऊपर एकदम 2 घंटे से आप खड़े हैं वहाँ पे। हालांकि आप 2 घंटे खड़े रह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करो आप 2 घंटे से खड़े हैं और आपके सर के ऊपर 20 केजी का वजन है, एकदम पूरा भारी है वो। आप क्या बोलोगे कि 2 घंटे से हम यहाँ लगातार खड़े हैं, बहुत काम हो गया, अब छोड़ो इसको। नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं। लेकिन फिजिक्स कहता है ना कि आपने कोई काम नहीं किया, फिर आपको गुस्सा आएगा कि यार 2 घंटे से मेरा सर दर्द कर गया और ये कह रहा है कि आपने कुछ नहीं काम किया। बिल्कुल आपने काम नहीं किया, फिजिक्स कहता है। क्यों नहीं किया? इन दिस केस वी हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन दी लोड बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन दी लोड। यानी कि आपके ऊपर जो लोड था, जो वजन आपने रखा था, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि उसमें ज़रा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, मतलब वो ज़रा सा भी मूव नहीं किया, बस यही चीज़ है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ये निकाल पा रहे होंगे कि फिजिक्स वर्क हुआ तभी समझता है जब उस ऑब्जेक्ट में क्या आ चुका हो, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ चुका हो, या फिर वो कुछ दूरी तय कर गया हो, ठीक है, तभी वो समझता है कि हाँ कुछ वर्क हुआ, नहीं तो वो वर्क समझता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या कहते हैं कि हाँ यार हमने आज बहुत काम किया, बिल्कुल हमने काम किया, लेकिन फिजिक्स कहता है ना कि हम किसी काम को तभी कहेंगे कि हाँ आपने वाकई में काम किया जब उसमें क्या आ चुका हो, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट या फिर मोशन आ चुका हो, थोड़ा सा मूवमेंट आ चुका हो उसमें, वही हमारा फिजिक्स कहता है। खैर अब उसी चीज़ को कैसे हम लोग समझेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, यानी कि साइंस में हम लोग, खास करके फिजिक्स में हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझो आप। लेट अस अंडरस्टैंड द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क इन फिजिक्स बाय टेकिंग सम कॉमन एग्जांपल्स। यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल अभी आपको हम और देंगे, तब फाइनली हम 2 पॉइंट में आपको बताएंगे कि कब कहेंगे हमारा कोई काम हुआ फिजिक्स में। 2 एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, देखिए। सपोज वी पुश अ पेबल laying on a surface. The pebble moves through a distance. We exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this case, work is done. मान लीजिए कि जमीन के टुकड़े, पेबल का मतलब क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा। हाँ, मान लीजिए कि जमीन पे एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है और उस पत्थर के टुकड़े को आप कुछ दूर तक मूव करवाना चाहते हैं, यानी कि आप सपोज कर लो कि एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहते हो कि यह पत्थर का टुकड़ा हम उठा के वहाँ पे रख दें, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उसमें फोर्स लगाओगे या फिर आप उसको उठाओगे। उठाने का मतलब क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया, तो आपने उसको उठाया, आपने फोर्स लगाया और उस पत्थर के टुकड़े को आपने एक जगह से उठा के दूसरे जगह आपने रख दिया। इस केस में पता है आपने वर्क जरूर किया। क्यों आपने वर्क किया इसमें, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, पत्थर एक जगह पर रखा था, आपने उसको वहां से उठाया, दूसरी जगह पर अपने पत्थर को जाके रख दिया। तो फिजिक्स कहता है ना कि हाँ इस वाले केस में आपने बिल्कुल वर्क किया है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अगला, इसमें आपको क्या चीज कॉमन देखने को मिला, दो चीज, पहला फोर्स, आपने फोर्स लगाया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, 2 चीज आपने इसमें कॉमन चीज देखा। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर कंक्लूजन समझेंगे हम लोग। सपोज अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। चलो ट्रॉली का ना सबसे अच्छा एग्जांपल आपको हम देते हैं। आप मॉल में देखते होगे एक वो व्हील वाला एक ट्रॉली आता है, उसमें आप उसको सड़काते जाओ, मूव करते जाता है, आप अपना सामान उसमें भरते जाओ, मॉल में ऐसा अक्सर होता है, तो वही हमारा ट्रॉली कहलाता है बेसिकली। तो इमेजिन करो कि एक लड़की है, वो अपने दोनों हाथों से ट्रॉली को पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो ट्रॉली को धक्का मार रही है, बेसिकली फोर्स लगा रही है। तो द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड द ट्रॉली गॉट डिस्प्लेस्ड। तो उस लड़की ने क्या किया, उस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाया, धक्का मारा और वो ट्रॉली मूव कर गया, एक जगह से दूसरी जगह वो चला गया। इन दिस केस वर्क इज डन। इस वाले केस में भी हमारा क्या हुआ, वर्क हुआ। हाँ, ये हो गया हमारा 2 एग्जाम्पल। अब इतना कुछ जो आपने पढ़ा, इन दोनों का आप कंक्लूजन समझो कि वाकई में वर्क होता क्या है और फिजिक्स कब कहेगा किसी चीज को कि हाँ इस पे काम हुआ, कब कहेगा। तो 2 कंडीशन है, क्या है देखो, दस 2 कंडीशंस आर नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन, यानी कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए वर्क को करने के लिए। पहला क्या है आपका, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पहला फोर्स लगना चाहिए। पहला ये कंडीशन हो गया वर्क को होने के लिए। तो पहला क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए पहला। दूसरा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि आपने फोर्स तो लगाया, फोर्स लगाने के वजह से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ मूवमेंट भी आना चाहिए, तभी जाकर कहलाएगा कि वर्क हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल देखा था ना, यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा था, चलो आपको दोबारा हम बताते हैं। हाँ, यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा था कि बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं हो रहा, तो क्या वहाँ पे वर्क हुआ आपका, बिल्कुल नहीं हुआ। उसी प्रकार से आपने इस वाले एग्जांपल में देखा था कि आपके सर के ऊपर लोड तो रखा हुआ है लेकिन उसमें ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं आ रहा, तो क्या वर्क हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि सरफेस के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, उसको आपने फोर्स लगा के उठाया और दूसरी जगह आपने जाके रख दिया, तो आपने फोर्स भी लगाया और उठा के आपने एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया, तो उसमें मूवमेंट भी आ गया।
डिस्प्लेसमेंट भी आ गया बेसिकली, तो वो हमारा वर्क कहला गया। उसी प्रकार से लड़की वाला एग्जाम्पल था, ट्रॉली वाला, ट्रॉली एक जगह पे था, उस ट्रॉली के ऊपर उन्होंने फोर्स लगाया, फोर्स लग गया, दूसरा वो मूव कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया उसमें। तो बेसिकली फिजिक्स ये कहता है कि वर्क हम तभी मानेंगे हुआ जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहला फोर्स लगना चाहिए और दूसरा उसमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, यानी कि वो कुछ दूरी तय कर ले, मूव कर जाए, तभी हम कहेंगे कि हाँ वाकई में वर्क हुआ है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये चीज़ था हमारा वर्क के बारे में। अब वर्क के अंदर हम लोगों को जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको फिलहाल वर्क के अंदर बहुत कुछ पता चल गया। जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि यार हमने बहुत देर तक पढ़ाई कर लिया, वर्क कर लिया, फिजिक्स उसको वर्क समझता ही नहीं है। वर्क तो ये होगा फिजिक्स के अंदर कि उसके ऊपर पहला फोर्स लगना चाहिए, दूसरा उसमें कुछ मूवमेंट आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप 17 घंटे से 18 घंटे से पढ़ रहे हैं लगातार एकदम, क्या वाकई में आपने कुछ वर्क किया? फिजिक्स के नज़र में कुछ वर्क नहीं किया आपने, ना ही आपने फोर्स लगाया, ना ही आप में के अंदर मूवमेंट आया, तो कोई प्रकार का आपने काम नहीं किया। तो ये फिजिक्स कहता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो एक टॉपिक हम लोगों को और पढ़ना है वर्क के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है आपका वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखो इस चैप्टर के अंदर ना हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो हम लोग अपने स्क्रीन पर समझ लेंगे, जो आराम से समझा जा सकता है, आराम से स्क्रीन पर समझ लेंगे, और जिसमें कुछ हो सकता है कि बोर्ड पे आके बताने वाला हो, जिसमें कुछ लिख के बताना हो, डिराइव करना हो फॉर्मूला ये सब, तो वो हम लोग अपने वाइट बोर्ड पे भी आके समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इससे ये होगा कि हम लोग के कम समय में हमारा जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर को ख़त्म करते चलेंगे। और हाँ, इतने भी जल्दी नहीं चलेंगे कि आपको कुछ समझ में ना आए, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी होगा कि हाँ वहाँ पे बोर्ड पे आके ही समझा जा सकता है, हम लोग बोर्ड पे भी आके समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, खैर ये इस टॉपिक में वर्क में उतना कुछ खास है नहीं कि जो कि आपको स्क्रीन पे समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है वर्क में, देखते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये आपका टॉपिक का नाम है। इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, पहला वर्क के बारे में और दूसरा आपका कांस्टेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत कुछ आपको ना इमेजिन करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें इमेजिन करना है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा आप इसको। लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप इमेजिन करो, मतलब अपने दिमाग में ना इमेजिन करो, आप एक मतलब एक पिक्चर चलाओ, एक वीडियो चलाओ अपने माइंड में। इमेजिन करो कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा पत्थर हो सकता है, बड़ा सा चट्टान हो सकता है, बड़ा सा टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में कुछ एक पिक्चर बना लो, या तो पत्थर का, या तो चट्टान का, या तो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हो, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब आप नहीं घटा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, लगभग लगातार उसको आप फोर्स लगाते जा रहे हैं। ठीक है, आगे एकदम बराबर फोर्स लगाते जा रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ऐसा आपको इमेजिन करना है, पहला चीज। दूसरा, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस। डिस्टेंस को हम लोग इसमें डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एस से। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि अब आप ऐसा भी मान लो कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे थे, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्या हो गया, मूव भी कर गया, यानी कि कुछ दूरी उन्होंने तय किया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके सामने एक पत्थर का चट्टान था, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया एफ, और वो कुछ दूरी तय कर लिया स्मॉल एस तक, यानी कि स्मॉल एस मतलब कुछ दूरी वो तय किया, 10 मीटर 5 मीटर कुछ भी हो सकता है, कुछ दूरी वो तय किया। तो आप एक बार बताइए, क्या आपने यहाँ पे वर्क किया? बिल्कुल किया, क्योंकि पहला बात देखो, वर्क करने के लिए दो ही कंडीशन है ना, फोर्स लगाना है और उसमें मूवमेंट आना है, सिंपल सा। तो वही बात तो यहाँ पे हुआ, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी लगाया, उसमें मूवमेंट भी आ गया, तो बेसिकली आपने वर्क किया। तो लेट डब्ल्यू बी दी वर्क डन। तो वर्क डन आपने किया, किसको मान लिया आपने वर्क डन? डब्ल्यू को मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब जो फोर्स लगाया वो एफ था, एफ मतलब कुछ फोर्स आपने लगाया, 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ भी हो सकता है वो। स्मॉल एस मतलब कुछ दूरी उन्होंने तय किया, डिस्प्लेस हो गया वो। डब्ल्यू मतलब कुछ वर्क डन किया आपने। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहीं से हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया वर्क डन का। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का सिंबल F, डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल s। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपके सामने एक पत्थर का टुकड़ा था, उसके ऊपर जो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के वजह से वो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, यानी कि आपने क्या किया, वर्क किया। और कितना वर्क किया कैसे पता चलेगा, कौन से फॉर्मूले से, W इक्वल्स टू F इंटू एस। अब F पे आप अपना वैल्यू पुट करोगे, S पे अपना वैल्यू पुट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे ना बहुत कुछ आप खुद से बता पाओगे, खैर आगे बढ़ते हैं। सो वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सिंपल सा वर्क डन जो है वो कितना होगा, वो वर्क डन उतना ही होगा जितना आप फोर्स लगाओगे और जितना वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्योंकि देखो आप फोर्स लगाओगे तो कितना फोर्स, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ये सब क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। कुछ दूर वो मूव करेगा 10 मीटर 20 मीटर, ये भी क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स लगाने के वजह से जो दूरी उन्होंने तय किया, उन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना वर्क किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। आपने ना दो प्रकार के क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, कोई एक ही चीज रहता है आपके पास या तो मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो मैग्नीट्यूड रहता है या फिर आपके पास डायरेक्शन रहता है। ये स्केलर में होता है, लेकिन वेक्टर में आपके पास दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन वर्क के पास ना केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, मतलब इसके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, चलिए, अच्छा इसमें ना आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि सर मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, उसको हम ईस्ट से धक्का मार रहे हैं वेस्ट की ओर, तो सर हमारे पास डायरेक्शन भी तो हुआ, और जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ही, 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो तो फोर्स है ही, फिर हमारे पास डायरेक्शन भी तो आ गया, डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट। लेकिन आप यहाँ पे बताओ, क्या ये इसका डायरेक्शन कंफर्म डायरेक्शन है क्या, कि ये ईस्ट से वेस्ट ही जाएगा? क्या हम इसको वेस्ट से ईस्ट नहीं ला सकते हैं क्या? क्या इसको हम नॉर्थ से साउथ मूव नहीं करा सकते हैं क्या? करा सकते हैं। कहने का मतलब क्या कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसको हम जिधर चाहेंगे उधर मूव करवा देंगे। इसीलिए इसके पास कोई खास डायरेक्शन ना होने की वजह से इसके पास मात्र एक ही चीज बचता है, फिर वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। इसीलिए वर्क के पास अपना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हम जिधर चाहे उधर काम करवा सकते हैं। तो क्या बचा, केवल मैग्नीट्यूड। इसीलिए ये हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे ना आपको ना बहुत कंफ्यूजन किया जा सकता है कि यार हमारे पास डायरेक्शन भी है, ईस्ट से वेस्ट फोर्स लगा रहे हैं तो उधर ही वो मूव करेगा। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट आप फोर्स लगा रहे हो, अच्छी बात है, प्रोटेक्शन पता है, लेकिन क्या हमेशा उधर लगाया जा सकता है? नहीं, हम तो उसको नॉर्थ से साउथ में मूव करा सकते हैं, साउथ से नॉर्थ भी मूव करा सकते हैं। तो क्या उसका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हुआ क्या, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए इसका कोई एक खास डायरेक्शन ना होने की वजह से इसके पास मात्र एक चीज बचता है, वो इसका मैग्नीट्यूड। इसीलिए ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, आपने पढ़ा है चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ऑब्वियस सी बात आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया आपको, और आपने पढ़ा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ही आपने दोबारा वो भी पढ़ा है। चलो ठीक है, बेसिकली आपने अभी तक फिजिक्स के अंदर फोर्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ा, आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपने कंप्लीटली पढ़ा। तो चलो बिना नीचे देखे, ईमानदारी से बिना नोट्स में देखे आप लोग बताइए कि वर्क डन का SI यूनिट क्या होना चाहिए, बताइए। न्यूटन मीटर, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो F का मतलब फोर्स, और फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर।
तो वर्क डन का SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, और इसको शॉर्ट में डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल N और स्मॉल m, न्यूटन मीटर हो गया। या फिर मान लीजिए आपको ये लिखने का मन नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग जूल भी लिखते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, कई बार जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आपके सामने, याद रखेंगे न्यूमेरिकल हम लोग कब बनाते हैं, चैप्टर को खत्म करने के बाद, ठीक है। तो जब हम आपके सामने न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कहीं कहीं पर यदि हम वर्क डन का SI यूनिट न्यूटन मीटर लिख दे या फिर जूल लिख दे, दोनों का आपको सेम समझना है, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर या फिर बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो कि वर्क डन का SI यूनिट न्यूटन मीटर याद करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जूल याद कर लेंगे। तो जो आपको मन करे आप वो याद कर लो, दोनों सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझिए जो कि मतलब हॉट क्वेश्चन बन सकता है कभी कभार, और ये बनता भी है। 1 जूल ऑफ वर्क हम लोग कब कहेंगे बताइए, यानी कि कब कहेंगे कि हमने 1 जूल के बराबर काम किया। 1 जूल का मतलब क्यों, क्योंकि वर्क का ऐसे यूनिट क्या, जूल। तो कब कहेंगे कि हमने 1 जूल का काम किया, कब कहेंगे, तब कहेंगे ना जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो मूव कर जाए 1 मीटर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के वजह से यदि वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव कर जाता है तो आप 1 न्यूटन को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1 न्यूटन मीटर आएगा, यानी कि 1 जूल आएगा। तो वही हो गया आपका 1 जूल ऑफ वर्क, सिंपल। तो इसको लिखेंगे कैसे, मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे 1 जूल ऑफ वर्क इज द वर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सिंपल। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के वजह से उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का मूवमेंट आ जाए, यानी कि वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव कर जाए, तब हम जाकर कहेंगे कि हमने काम किया। लेकिन कितना काम किया, 1 जूल किया, सिंपल। यही चीज था हमारा इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला इसमें है द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इस बात को अभी आप ध्यान में रखेंगे, न्यूमेरिकल में कई बार आपको वर्क डन जो है ना नेगेटिव भी मिलेगा साइन, तो घबराना नहीं है। तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी तक फिलहाल आपने क्या जाना कि वर्क डन जो हम लोग काम करते हैं वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो पहले पॉजिटिव वर्क, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव कर गया, तो ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। मान लीजिए कि आप ईस्ट से वेस्ट की ओर फोर्स लगा रहे थे और वो मूव भी कर गया वेस्ट की ओर, यानी कि जिधर आप फोर्स लगा रहे थे उधर ही वो मूव कर गया, तो वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव वर्क, ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव वर्क इज डिनोटेड बाय द पॉजिटिव साइन F इंटू एस, सिंपल सा। यानी कि जब भी पॉजिटिव वर्क होगा तो साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। F इंटू एस कहने का मतलब क्या आप निकाल रहे हो, वर्क डन निकाल रहे हैं, और वर्क डन जब F इंटू एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव वर्क देखो, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये ना बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा कई बार आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हो ना उधर मूव ना करने के वजह वो अलग ही डायरेक्शन में मूव कर गया। जैसे मान लीजिए कि आप ईस्ट से वेस्ट मूव, मतलब कि आपने फोर्स लगाया किधर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, लेकिन वो मूव कर गया वेस्ट से ईस्ट की ओर। इस केस में क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया वर्क, बस। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, नेगेटिव वर्क इज डिनोटेड बाय द नेगेटिव साइन, यानी कि फोर्स तो आपका एफ ही रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, वो अलग डायरेक्शन में मूव कर गया ना, इसीलिए फोर्स आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा। या फिर और इसको आप क्या कर सकते हो, फोर्स भी आपका नेगेटिव हो गया लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नेगेटिव वर्क में फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी, दोनों में से कोई एक चीज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके आपका वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। तो पॉजिटिव वर्क में सिंपल सा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का पॉजिटिव होता है,
ठीक है। और नेगेटिव वर्क में आपका दोनों में से कोई एक चीज नेगेटिव होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वो नेगेटिव फोर्स भी हो सकता है या फिर वो नेगेटिव आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ये था हमारा नेगेटिव वर्क और ये हमारा पॉजिटिव वर्क, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से हमारा ये, और हाँ आप ये याद रखेंगे कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क जैसा भी कुछ चीज़ होता है, इसको हम लोग अपने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग अपने बोर्ड पे न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तब इसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का वर्क कंप्लीटली हमारा ये खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको कितना फॉर्मूला मिला? मात्र एक फॉर्मूला, वर्क डन का F इंटू एस, बस। इसीलिए हमने कहा था आपको चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ही कम है। फॉर्मूला कम है तो न्यूमेरिकल भी कम है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अभी तक हमारे पास मात्र आया है, वो हमारा है वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इंटू एस। इसको हम लोग अपने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी, लेकिन अगले वाले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। एनर्जी हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।